नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन इस पर करेंगे हम। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो सुधार आंदोलन था ये 19वीं शताब्दी में चला, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में ये आंदोलन चला, ठीक है। और इसे हम 1800 ईस्वी के बाद मान सकते हैं, ठीक है ना, 1800 ईस्वी के बाद, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी में ये चला और 1800 ईस्वी के बाद। देखिए, आज मैं केवल आपको इसके कारण और स्वरूप पर बात करूंगी। इसके कारण और स्वरूप पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके मन में क्या ये विचार आया है कि आखिर धार्मिक और सामाजिक जो सुधार आंदोलन था वो 19वीं शताब्दी में ही क्यों चला? जितनी भी समाज में जो बुराइयां थी, क्या वो 19वीं शताब्दी की देन थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो बुराइयां थी, ये जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, ये बहुत टाइम पहले से, इवन कह लीजिए हजारों वर्षों पहले से चली आ रही थी। जैसे कि आप देखिए, उत्तर वैदिक काल के बाद से ही हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां चली आ रही थी। कर्मकांड धार्मिक रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा आप देखिए, इन कर्मकांडों के अलावा भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार धीरे धीरे स्टार्ट हुए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दासी प्रथा, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है समाज में चली आ रही थी। और हमारा समाज पूरी तरीके से इन बुराइयों के मध्य में फंस चुका था, जकड़ चुका था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब 19वीं शताब्दी में चला तो ऐसे कौन से कारक उपस्थित हुए कि ये आंदोलन इस टाइम पे चल पड़ा, ठीक है ना। ऐसे कौन से कारण उपस्थित हुए थे? तो आज हम कारणों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं। कारण और स्वरूप पर बात करना है हमें, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लीजिए। तो क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन केवल हिंदू धर्म के सुधार की बात करता है या केवल मुस्लिम धर्म के सुधार की बात करता है? नहीं, इसके साथ ही साथ इसके पैरेलल कुछ अन्य आंदोलन भी चले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ आधारभूत बातों की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कुछ आधारभूत बातों की। तो आधारभूत बातें देखिए, इस आंदोलन को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। आंदोलन 4 भाग में, ठीक है। और देखिए, ये आपकी इच्छा है कि आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को क्या होता है, अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स ही समझ में आते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको ये नोट्स जो मैं लिखती जा रही हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आंदोलन 4 भाग में विभाजित था, जैसे कि देखिए, ठीक है। तो जो हमारी मेनली बातें होंगी, हिंदू, ठीक है, इस्लाम धर्म, ठीक है, नेक्स्ट सिख धर्म, और लास्ट हुआ आपका पारसी धर्म, ठीक है ना। तो देखिए, अभी जैसे मैंने इंट्रो दिया था तो मैंने आपको बताया कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें जो है चली आ रही थी। तो हो सकता है आप बोलेंगे, मैम ये तो सारी चीज़ें, सारी बुराइयां आपने हिंदू धर्म की बता दी और आपने बताया नहीं कि अन्य धर्म, जैसे अभी आपने बताया कि इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, तो इनसे संबंधित आपने कोई बुराई नहीं बताई। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे देश में संख्या सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की है। तो इसी वजह से जो सुधार आंदोलन चले, जो व्यापक आंदोलन था, जो हिंदू धर्म से ही संबंधित था, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी 80% बातें हम यहाँ पे जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट यूनिट में आपका जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सिख और पारसी धर्म, इनका वेटेज मात्र 10-10% है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर होगा जिस पर हम बात करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में जो आंदोलन चले, इस्लाम धर्म में और सिख धर्म में, सबकी जो
जो सबका मूल बात था ना, वो एक ही चीज़ थी, वो थी अपने धर्म में सुधार करना। हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में कुछ आंदोलनकारी या कुछ सुधारवादी ऐसे थे जो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रेरित थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने धर्म को मानने से ही मना कर दिया और वो उन्हीं सुधारों को भारत में भी लागू करना चाहते थे। तो ये आगे जब हम विभिन्न संगठन पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से ये हमारी ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जो ये आंदोलन था वो दो वर्गों में विभाजित था। अब देखिए किस तरह से आंदोलन दो वर्गों में विभाजित था। आंदोलन दो वर्गों में विभाजित था। देखिए किस प्रकार। पहला प्रकार जो होगा आपका वो है सुधारवादी। इन्हें रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना, सुधारवादी। और दूसरे जो होंगे वो होंगे पुनरुत्थानवादी, ठीक है, पुनरुत्थानवादी। इन्हें रिवाइवलिस्ट भी कहा जाता है, रिवाइवलिस्ट, और इन्हें रिफॉर्मिस्ट, ठीक है ना। अब इसको हम देखेंगे कि इसका आशय क्या है। पुनरुत्थानवादी, पुनरुत्थानवादी। देखिए जो ये रिफॉर्मिस्ट आंदोलनकारी थे या रिफॉर्मिस्ट लोग थे, उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां आ चुकी हैं, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और ये वर्ग जो था वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्रभावित वर्ग था, और वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर वहीं के विचारों को यहाँ पर लागू करने के लिए तत्पर थे। इस तरीके से सुधारवादियों ने ये बात की। और हम अगर पुनरुत्थानवादी को देखें, जैसे कि रिवाइवलिस्ट, तो उनका ये कहना था कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बस उसमें कुछ बुराइयां और कुरीतियां हम लोगों की वजह से जनरेट हो चुकी हैं, जिसे हमें ही समाप्त करना होगा। तो इस तरीके से ये बोलते हैं कि हम अपने धर्म में ही सुधार करके उसे पुनः स्थापित करें, उसे अच्छे रूप में स्थापित करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो। तो इस तरीके से पुनरुत्थानवादी बात करते हैं। तो पुनरुत्थानवादी देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, इस पर बात करते हैं। तो ठीक है ना, यानी कि वो वैदिक पीरियड की बात करते हैं कि वहाँ का जो समाज था वो उसे लाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से पुनरुत्थानवादी बात करते हैं। अब देखिए सुधारवादियों में कौन कौन से आंदोलन आ जाते हैं, आप ये देख लीजिए। ब्रह्म समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, और अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन। और पुनरुत्थानवादियों में आ जाते हैं आर्य समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। नेक्स्ट हो गए देवबंद आंदोलन, ठीक है, नेक्स्ट देवबंद आंदोलन। तो इस तरीके से देखिए ये कैटेगरी सुधारवादी आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अब मुझे ये लगता है अब आपका बेस क्लियर हो गया कि किस तरीके से आंदोलन चल रहे थे समाज में। कुछ धार्मिक सुधारों पर बात कर रहे थे, कुछ सामाजिक सुधारों पर बात कर रहे थे। ये हम अब आगे मैं आपको बताऊंगी मेनली स्वरूप में आपको, ठीक है। अब हम कारणों पे चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण उपस्थित हुए कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में चल पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पहला कारण देख लीजिए, पहला कारण देख लीजिए, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, ठीक है। देखिए सबसे पहला और सर्व प्रमुख कारण था पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारतीयों पर इस सभ्यता का प्रभाव पड़ा, सबसे पहला और प्रमुख कारण यही था। देखिए क्या हुआ था यूरोप में, जो कि 600-700 सालों से सोया हुआ था, उसका अंधकार युग कहते हैं, डार्क एज कहते हैं। उसके बाद से अचानक वहां पर 14वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण का अगर आप पुनर्जागरण शब्द को अर्थ इसका जानना चाहेंगे तो पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है पुनः जागना, ठीक है ना।
तो इस तरीके से वहाँ पर पुनर्जागरण आया और नवीन नवीन विचारों की खोज होने लगी। नवीन विचारों की खोज के साथ ही वहाँ पर धर्म पर जो कुरीतियाँ वहाँ भी विद्यमान थी उस पर चोट की जाने लगी। तो ये था पुनर्जागरणवाद। वहाँ की कुरीतियों के संबंध में सबसे बड़ी बात तर्क किया जाने लगा। तो इस तरीके से अंधविश्वास और कुरीतियों से उनका मोहभंग होने लग गया। तो वहाँ पर पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण के बाद आया प्रबोधन। प्रबोधन आप देखिए, प्रबोधन में नई नई चीज़ों की खोज हुई, मानवतावाद पर बल दिया गया, स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इस तरीके से जो पश्चिमी विचारक थे उनका भी प्रभाव वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रबोधन में उनका प्रभाव हमें दिखता है और औद्योगिक क्रांति का जन्म इसी प्रबोधन से होता है। तो ये सब बड़े बढ़िया टॉपिक हैं जिसको अगर आप कनेक्ट करते हुए पढ़ते जाइए ना वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी हमारा अध्ययन का विषय ये नहीं है। अभी हम ये देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव किस तरह से पड़ा। तो ये वहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे ये सिनारियो था। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो मैंने आपको बताया कि 600-700 सालों से वो सोए हुए थे और 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण वो पुनः जाग गए। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे और रात में 1-1:30 बजे तक मेहनत करने के बाद से जब सो के उठते होंगे तो सुबह 1-2 मिनट तक तो आपको समझ ही नहीं आता होगा कि आप हैं कहाँ पर, आप यहाँ धरती पर हैं कि स्वर्ग में है ना। कई बार ऐसा होता है ना, तो 2-3 मिनट हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आपके साथ ये होता होगा। तो इसी को मतलब एक लंबे समय तक सोए हुए, उसके बाद से अचानक से जब जागते हैं और फिर जब आप अपना रूटीन वर्क करते हैं तो उसको भी शुरुआत करने में आपको कुछ समय लग जाता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। और मेहनत क्या करी होती है आपने, इंस्टाग्राम पे खूब ढेर सारी रील्स देख करके बढ़िया से पूरी रील्स समाप्त करके और फिर हम सोते हैं रात में। हम नहीं, मैं नहीं, आप ठीक है, 1:30 बजे आप सोते हैं। तो इस तरीके से आप ये काम करते हैं। कुछ भारतीय जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आता है। ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की सभ्यता पे छेड़खानी करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ये बुराई है, ये बुराई है। इस तरीके से वो हमें निम्न दिखाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से एक उद्वेलन, एक क्रोध भारतीयों में भी जागता है कि हमें हर स्थान पर नीचा क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव है वो भारतीयों पर सबसे प्रमुख कारणों पर एक है, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए। नेक्स्ट कारण देखिए, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो अंग्रेजी अपने साथ लेकर के आए। भारत में कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं थी जिससे सभी लोगों में आपस में बातचीत हो सके। ये हमारे यहाँ की मतलब एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था, कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन अंग्रेजी भाषा एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ सके। देखिए कैसे, जो कुछ वर्ग के लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटेन लंदन जाकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हुआ और वहाँ के नवीन नवीन विचारों को वो अपने साथ ले आए। अच्छा, ये जो वर्ग था ये उच्च कुल के लोग थे, ये उच्च कुल के लोग थे। देखिए आप जैसे कि राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, ये लोग उच्च वर्ग से संबंधित थे, ठीक है ना। और निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, जो कि ब्रिटिशर्स के समय ही मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है, उदय हुआ है, ये अभी उतना सक्षम नहीं थे लंदन जाकर पढ़ाई करने में। हालांकि मध्यम वर्ग का सीधे उदय होने के कारण ये ब्रिटिश सभ्यता या ब्रिटिशर्स ही थे, तो उनका इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता था अंग्रेजी शिक्षा की वजह से, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अपने संवाद का माध्यम भी बनाया, ठीक है ना। तो ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, तो उच्च वर्ग के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने गए, ठीक है। उच्च वर्ग के शिक्षित लोग, ठीक है, इन्होंने ही विचारों का प्रसार किया, इन्होंने ही विचारों का प्रसार किया, ठीक है, विचारों का प्रसार किया। तो इस तरीके से विचारों का प्रसार किया। अब देखिए 2 कारण हो गए। नेक्स्ट कारण देखिए, संसार के अन्य देशों का प्रभाव, ठीक है, संसार के अन्य देशों का प्रभाव। देखिए इसका, देखिए कैसे इसने योगदान दिया, इस कारक ने लोगों के, अब भारतीय लोगों के, भारतीय जनमानस के जागरूक हो जाने के कारण क्या हुआ,
ठीक है। भारतीय जनमानस के जागरूक हो जाने के कारण अब क्या होता है कि संसार के अन्य देशों में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से विचार, नए नए विचार पनप रहे हैं, इसका भी उनका उन पर प्रभाव पड़ता है। वो अब जानने लग गए हैं और वो इस पर इंटरेस्ट भी लेने लग गए हैं कि किस तरीके से जो यूरोप की सभ्यता है वो आगे बढ़ रही है और किस तरीके से अभी भी हम एक तरह से अंधकार के युग में जी रहे हैं। तो ये हम देखते हैं उन पर ये प्रभाव पड़ता है। संसार के अन्य देशों का प्रभाव, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति थी, वहाँ का जो टैग चला हुआ है, वहाँ का लोगो, हम कह लीजिए स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जैसे नए विचार निकल करके आए, तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व हुआ। और इसके अलावा समानता का विचार, कई विचारक जैसे कि जेएस मिल ही बोलते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी और जेएस मिल का ये कहना था कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अधिकार है और वो अपनी बातचीत करने का या अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र है। जब वहां तक वह व्यक्ति स्वतंत्र है जब तक कि किसी अन्य को परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जेएस मिल बहुत बड़े मानवतावादी थे और स्वतंत्रता की बात उन्होंने की। तो इस तरीके से नए नए विचार, और हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये तो आप लोग सोच ही नहीं सकते थे। हमारे यहाँ तो वो व्यवस्था चली आ रही थी, जाति प्रथा, छुआछूत, कि अगर भाई मैंने आपको देख लिया तो जो उच्च वर्ग के, तथाकथित उच्च वर्ग के कुछ लोग होते थे, वो अपनी आंखों को धोया करते थे। ये भी भारतीय एक परंपरा रही। देखिए कि जहाँ मानव को समझने, मानव रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर ये भी ऐसी भी व्यवस्था रही और आज भी है, आज भी है, बिल्कुल आज भी है। अगर आप युवा लोग इस चीज पर नहीं काम करेंगे तो हमारा भारत देश या हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि देश के विकास में सभी का योगदान है, सभी लोगों का, सभी मानव का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो सभी लोगों का योगदान वहाँ पे होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था हमेशा पीछे ही लेके जाती है। और हम देख रहे हैं, हम देखते हैं हमारी जो धर्म है वो कितना पुराना हमारा धर्म, हम फिर भी बहुत ज़्यादा पिछड़ गए क्योंकि यूरोप ने नए विचारों को अपनाया और हम कहीं ना कहीं पीछे होते चले गए क्योंकि हम उसी पुरानी जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो इस तरीके से देखिए संसार के अन्य देशों का जो प्रभाव में बातें निकल कर आती हैं वो होते हैं फ्रांसीसी क्रांति, देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति, और इसमें आपको पता ही होगा कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए मध्यम वर्ग का योगदान। तो देखिए मध्यम वर्ग का योगदान, ये जो मध्यम वर्ग है ना, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ही देन है, ठीक है ना, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ही देन है। किस तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, उनका एम था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना अपने देश के लिए, ठीक है, ये उनका काम था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब उनके सामान को कोई खरीदने वाला नहीं था, उनके चीज़ों को कोई यहाँ पर खरीदने वाला नहीं था, ऐसा बाजार नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ या तो बहुत उच्च कुल के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, बहुत समृद्धशाली लोग थे, या जो जनता थी वो फिर बहुत गरीब थी। तो इस तरीके से इनका जो है बाजार यहाँ पर व्यवस्थित नहीं हो सकता था। उन्होंने क्या किया, ऐसी व्यवस्थाओं को लागू किया कि यहाँ पे मध्यम वर्ग का, जैसे कि उन्होंने नौकरशाही में लेना शुरू किया, उन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू किया लोगों को। तो इस तरीके से मध्यम वर्ग का उदय हुआ कई क्षेत्रों में। और हम देखते हैं इसी रूप में उसने बड़े बाजार का विकास ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कर लिया। वो हमारे यहाँ से ही कपास लेकर के जाते थे और सूती वस्त्र बनाकर हमारे यहाँ ही वो बेचा करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बड़ा मध्य वर्ग जो है इंडिया में जनरेट हुआ। और इस मध्य वर्ग का योगदान ये रहा कि वो शिक्षित थे, वो शिक्षित होने लग गए और वो लगातार ब्रिटिशर्स के साथ संवाद के कारण, ब्रिटिशर्स के लगातार टच में रहने के कारण उनका अंग्रेजी शिक्षा वो सीख पाए, अंग्रेजी भाषा को वो सीख पाए। और इस वजह से उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा कि हम भारतीय इस समाज में कितने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं यूरोप की अपेक्षा। अगर यूरोप का समाज देखा जाए और भारतीय समाज को देखा जाए तो हम में कितने बड़े डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग ने इस तरह को समझा और मध्यम वर्ग का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि देखिए कि समाचार पत्र, जब अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, समाचार पत्र हुए, प्रेस की भूमिका हुई, तो उसमें इस मध्यम वर्ग ने बहुत योगदान दिया था। तो इस तरीके से इसके योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। अब नेक्स्ट कारण आप देखिए, ईसाई धर्म प्रचारक। देखिए ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है। देखिए ईसाई मिशनरीज भारत आने लगे
और यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदू जनता को या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू धर्म के कुछ लोगों को परेशानी होने लग गई। जब उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्हें ये समझ में आया कि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियाँ बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वो ईसाई धर्म को अपनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ पर काम करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे 1813 में ये एक्ट में 1 लाख रुपए इन्हें प्रचार करने के लिए मिला हुआ था। तो ये अपने धर्म का प्रसार कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म पर चोट थी। और ये जो मिशनरीज यहाँ पर आते थे वो कई बार कई स्थलों पर हमें नीचा दिखाते थे, यानी कि वो भारतीयों को नीचा दिखाते थे उनके धर्म के आधार पर कि आपके अंदर ये बुराई है, ऐसे बुराई है। तो ये सारी चीज़ें कह करके ईसाई धर्म प्रचारक के लोग कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, तो इस तरह से एक ये योगदान रहा। नेक्स्ट योगदान आप देखिए, नेक्स्ट कारण देखिए, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका देखिए, आपकी तरह उनके पास मेंटोस तो था नहीं मतलब उसको खा लिया और दिमाग की बत्ती जल गई, ऐसा तो कुछ था नहीं कि अचानक से। देखिए उस समय प्रेस और समाचार पत्र की भूमिका यही थी। आप बिल्कुल मेंटोस की भूमिका समझ लीजिए, क्योंकि ये जो संवाद का माध्यम प्रेस और समाचार पत्र थे ना, वो बिल्कुल अग्नि की तरह उसने काम किया। ये समाचार पत्र अब लोगों तक जब प्रसारित होने लगे, जब प्रेस की स्थापना हुई, उनके माध्यम से जब समाचार पत्र निकलने लग गए तो लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। ठीक है ना, पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद जो विचार थे वो लोगों तक प्रसारित होने लग गए कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है या बाहरी देश में क्या घटित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलने लग गई। तो इस कारण भी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था उसको गति मिली। एक कारण ये भी था, लोग जागरूक होने लग गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक कारण ये भी था। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये तो पूरा भर गया है ना, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 2-3 कारण और बचे हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कारण होगा भारतीय विद्वानों की भूमिका। देख लीजिए, भारतीय विद्वानों की भूमिका। ठीक है, देखिए इनकी भूमिका को हम नहीं भूल सके। ये वो शिक्षित वर्ग था जो लंदन जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है या अन्य देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है और वहाँ से नवीन विचारों को वो यहाँ लेकर के आते हैं। उन्होंने तर्कवाद, मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों को वे भारत अपने साथ लेकर के आए और यहाँ पर लोगों को बताया कि हम किस प्रकार से अपने आप के पिछड़ेपन के कारण बने हुए हैं। हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे आडंबर हैं, जिन्हें छोड़ कर भी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय विद्वानों ने लोगों में जागरूकता पैदा की और इस तरीके से इन्होंने कई सारे संगठन बनाए। देखिए इनकी जो भूमिका थी वो थी कई सारे संगठनों की स्थापना की, जो अभी हम बाद में बात करेंगे। तो कई सारे संगठनों की स्थापना की जो कि इस आंदोलन में एक जड़ी बूटी का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कई संगठनों की स्थापना हुई, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका हमें इनकी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट कारण आप देखिए, राजनीतिक एकता। ठीक है, राजनीतिक एकता। देखिए ब्रिटिश भारत में एक चीज़ तो हुई, कुछ हद तक हम कह सकते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन ब्रिटिश भारत के पहले अगर हम देखें, जो मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भारत राज्य था, जो भारत देश था, वो कई राज्यों में विभाजित था, कई रियासतों में विभाजित था। सबकी अपने बारे में सोचते थे, हर राजा प्रत्येक अपनी प्रजा के बारे में अपनी प्रजा को देखता था। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, मतलब कि बहुत क्षेत्र जो है आपस में बटे हुए थे, उनमें कोई एक ऐसा सूत्र नहीं था, कोई एक सी राजनीतिक एकता नहीं थी कि वो आपस में मिलकर रह पाते, कोई भी चीज़ उनके मध्य ऐसी नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे जब राज्यों को जीतना शुरू किया तो कुछ हुआ नहीं हुआ, एक चीज़ तो जरूर हुई कि राजनीतिक एकता के सूत्र में भारतीय बंधने लग गए और उन्हें ये भावना जागृत हुई कि हम
अधीन नहीं रहेंगे। और इस तरीके से ये जो राजनीतिक एकता के सूत्र का गठन हुआ, विभिन्न मीटिंग्स हुआ करती थी, जगह जगह पर मीटिंग्स होती थी, और इससे भी सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन को बल मिला था, क्योंकि छुआछूत और जाति प्रथा जैसी चीज़ें जरूर कम हुई थी इस राजनीतिक एकता की वजह से। तो एक कारण हम ये देखते हैं, और नेक्स्ट कारण और लास्ट कारण है ये, इस तरीके से लास्ट कारण देखिए, प्राच्य विद्वानों की भूमिका। देखिए प्राच्य संस्कृति के विद्वानों की भूमिका। देखिए जब ब्रिटिश भारत में आए और साम्राज्य विस्तार करने लग गए, तो उन्हें अपना शासन चलाने के लिए यहाँ पर परेशानी आने लग गई। अब उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, तो यहाँ की व्यवस्था में उन्होंने छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और जब उन्होंने ये देखा, जैसे कि देखिए दीवानी मामले थे, जैसे भारत में अगर उन्हें न्याय देना था तो या दीवानी मामले थे, तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई। तो मनुस्मृति का उन्होंने कोड ऑफ जेंटल लॉज इस तरीके से उसका अनुवाद किया था। फिर ये प्राच्यवादी लोग जो यहाँ पर जब उन्होंने अध्ययन जारी किया, तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, बहुत श्रेष्ठ संस्कृति यहाँ पर रही है। तो ये प्राच्य विद्वान जो है, उन्होंने कई सारी बुक्स निकाली। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया, मनुस्मृति का भी मैंने बताया। इसके अलावा मैक्स मुलर जैसे विद्वान हुए, और चार्ल्स विंकिंस हुए। इतने सारे विद्वान जो थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया, और कई पुस्तकों का अनुवाद किया जाने लगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई भारतीय पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं प्राच्य संस्कृति के विद्वानों की भूमिका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब आप देखिए कितना हम देखते हैं यहाँ पर टोटल, देखिए 9 कारण आपके सामने आ गए। 9 कारण इनफ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर 9 कारण आपको शायद अच्छे से पढ़ के जाइए, तो आप बिल्कुल 9 के 9 कारण लिख करके आएंगे, और आपको मार्क्स, मैं बता रही हूँ, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए अब आप इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरीके से चार्ट बनाने की। और जब भी आप क्वेश्चन लिखें, आंसर राइटिंग शुरू करें, तो अपनी कॉपी में इस तरीके से कारण, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, केवल मेन मेन हेडिंग आपको दिखा देना है। मेन मेन हेडिंग दिखा दीजिए, तो वहाँ पर जो कॉपी चेकर होंगे उन्हें आराम से पता है कि आपको डेप्थ में नॉलेज है, कोई समस्या नहीं आएगी, और वो आपको फुलफिल बढ़िया नंबर देंगे आपको। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने कारणों पर चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं स्वरूप पर। ठीक है, अब हम स्वरूप पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको हर एक बुक्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसको एक सही वे में, एक स्ट्रक्चर वे में, मेरा काम यही है आपको एक सही वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीज़ों को देना। और इस तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरी मेहनत की हुई है कि आपको सही तरह से चीज़ें दी जाएँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएँ। क्योंकि हर पुस्तक में चीज़ें दी हुई हैं, हर पुस्तक में आपको अध्ययन सामग्री पूरी मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वो एक भाई वो बुक है, वो कोई टीचर नहीं है कि आपको आंसर करना है, यहाँ पे जाके लिखना है। तो इस तरीके से उन्होंने केवल ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान को किस तरीके से, जैसे एक मोती की माला है, मोती बिखरे हुए हैं, अब उस माला को किस तरीके से पिरोना है, ये हमारा काम है। ठीक है ना। और ये आपको पिरो करके आपको देना है, और अगर आप उसको तब भी नहीं पहन पाए, तो फिर देखिए यहाँ पर कमी आपकी ही है। तो अगर आपको इस माला के महत्व को समझना है ना, तो अपना काम करते रहिए। और चलिए अब हम स्वरूप पर चर्चा करते हैं। देखिए स्वरूप पर अगर हम बात करें, तो इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से 2 भागों में इसको भी हम बांट लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप। ठीक है, इसी तरीके से स्वरूप। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन का स्वरूप और धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप। तो देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन के स्वरूप में अगर हम बात करें, तो इसमें
हम सती प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस पर जो है महिलाओं के लिए शिक्षा, इस पर समाज में जो जाति प्रथा, छुआछूत आदि रूप में समाज के सुधार की बात सुधारकों ने की थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जैसे कि जाति प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर बात की गई, ठीक है। और पर्दा प्रथा, पर्दा, बाल विवाह, बाल विवाह, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा। और लास्ट में हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो इस तरीके से हम सामाजिक सुधार आंदोलन के अगर स्वरूप पे बात करें तो इतनी चीज़ों की सुधार पर बात की गई। अब देखिए जैसे कि जाति प्रथा और छुआछूत पर हम देखते हैं कि सत्य शोधक समाज ने इसी पर काम किया था। तो सत्य शोधक समाज ने इस पर काम किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, सत्य शोधक समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया था। और हम देखते हैं जैसे कि महिलाओं की शिक्षा पर सावित्री बाई फुले, उन्होंने पहला महिला स्कूल खोला था। सावित्री बाई फुले ने पहला महिला स्कूल खोला था, महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम किया था। तो इस तरीके से महिलाओं की शिक्षा पर बात होती है। और हम अगर बाल विवाह और सती प्रथा, सती प्रथा हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किस तरीके से सती प्रथा का विरोध किया और ये बाद में जाकर के एक कानून बना था। और विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को एक्ट को पास कराने में काफ़ी कार्य किया था। तो हम देखते हैं इन सभी चीज़ों पे काम हुआ था। बाल विवाह पर देखिए शारदा एक्ट, लास्टली शारदा एक्ट जो 1929 में पारित किया गया था, उसके जो आयु थी, बच्चों की जो आयु थी वो निर्धारित की गई। तो इस तरीके से इतनी चीज़ों पे समाज सुधार पर काम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और विभिन्न सुधारवादी आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से ही अब हम धार्मिक सुधार आंदोलन के स्वरूप पर बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज, ठीक है ना, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। देखिए ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। और अंधविश्वास का विरोध किया। ये ब्रह्म समाज का काम ने कार्य किया था, अंधविश्वास का विरोध किया था, ठीक है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और विभिन्न आडंबरों का उन्होंने विरोध किया था। ब्रह्म समाज ने ये काम किया था। नेक्स्ट हम देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन में प्रार्थना समाज को देख सकते हैं। प्रार्थना समाज, अब प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी, ठीक है, और 1867 में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी ना तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। 1867 में देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना, इन्होंने भी अंधविश्वासों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं ब्रह्म समाज का ये कार्य, प्रार्थना समाज का ये कार्य हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की भूमिका देख लीजिए, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज वेदों की ओर लौटो की बात करते हैं। आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो की बात करते हैं, ठीक है, और लौटो की बात करते हैं। इस तरीके से इन्होंने वेदों की ओर, यानी कि इन्होंने भी आडंबरों, धार्मिक जो कुरीतियाँ चली आ रही थी उसका विरोध किया था और एक ऐसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए थी जिसमें जाति प्रथा, छुआछूत और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया हो। क्योंकि वैदिक काल में हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति, अगर देखिए किसी भी समाज में अगर आपको उसकी समाज की स्थिति देखनी है कि वो समाज कैसा है तो वहाँ की महिलाओं को देख लीजिए। आपको एक रिसर्च पेपर बताऊँ, एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जो भारतीय महिलाएं हैं ना, वो अपने जीवन का 60% से लेकर 70% तक किचन में व्यतीत कर देती हैं। यानी वो घर की जिम्मेदारियों में 60 से 70% अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं। नो डाउट, कोई कमी नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों को संभाला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देश के लिए देखा जाए, जीडीपी में उनका क्या रोल है, एक महिला का क्या रोल है भारत में? हमारी आधी जनसंख्या वो बैठी हुई है घर में, ठीक है ना, उनका कोई रोल नहीं है।
तो ये बात कही जाती है, अगर किसी समाज की सही स्थिति का ज्ञान करना है तो आप महिला को देख लीजिए। तो वैदिक काल में अगर आप वहाँ वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो शायद आज तक वो स्थिति महिलाएं प्राप्त नहीं कर पाई है जो वैदिक कालीन समाज में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के बाद हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, धार्मिक सुधार में रामकृष्ण मिशन दूसरा, इन्होंने भी धार्मिक सुधार के काम किए। और नेक्स्ट हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, 1875, सर सैयद अहमद खान। इनका उद्देश्य भी था मुस्लिम धर्म में सुधार के साथ मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इन्होंने ये काम किया कि मुस्लिमों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। धर्म में काफ़ी कुरीतियाँ आ चुकी हैं, आडंबर आ चुके हैं, उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। और देखिए ये पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे सर सैयद अहमद खान। इस टाइम पर जब इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किया था तो उन्होंने मुस्लिम धर्म में सुधार की आवश्यकता को समझा था। तो इस तरीके से ये है हमारे स्वरूप में इतनी बातें हमने की और उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। ठीक है ना, धन्यवाद।